अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज मेरे वीलॉग का मौजू नेपाल में जो तब्दीली आई है और जो पाकिस्तानी है इसे इनकलाब का नाम दे रहे हैं, जबकि ओवरऑल इसको अपहीवल या सोरिश कहते हैं, वो हुई जो कि जनरेशन जी के हाथे हुई। और इसी के बैकग्राउंड में जो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि पहले चंद साल पहले श्रीलंका में इनकलाब आया, जब चंद हजार लोग निकले और उस वक्त की हुकूमत जो राजापक्से की थी उसको टॉपल किया। इसी तरह उसके बाद बांग्लादेश में जो है एक साल पहले जो इनकलाब जो तब्दीली आई उसको भी इनकलाब का नाम दिया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स ने उस तहरीक को लीड किया और एक डेढ़ माह के अंदर अंदर उस हुकूमत यानी कि हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को टॉपल कर दिया। और फिर इसके बाद इंडोनेशिया में चंद हफ्ते कबल हुआ, उसको भी आप तब्दीली या इनकलाब का नाम दे रहे हैं, और अब नेपाल को जो है इनकलाब का नाम दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसमें तज्जिया करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो भी क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह थ्रू वीलॉग या फिर उस कमेंट्स में भी आपको जवाब दूंगा। अच्छा, ये चार चीज़ों को देख लें। अवाम क्योंकि तहरीक बहुत डिटेल में नहीं जाती, वो ये देखती है कि गोली किसने चलाई और वो इसी बात पे खुश होते हैं। इसी तरह जैसे चंद हज़ार श्रीलंका में लेके और उन्होंने कहा देखो जी लोग निकल आए और तब्दीली आ गई। इसी तरह बांग्लादेश में हुआ, इसी तरह इंडोनेशिया में हुआ, और फिर आखिर में जो जनरेशन जी। और रीज़न ये थी कि जनाब जो सोशल मीडिया थे उस पर पाबंदी लगा रहे थे उस वक्त की जो हुकूमत है, जो कि केपी शर्मा ओली की हुकूमत थी, उन्होंने पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बाहर आए और चंद हज़ार में थे, वो लाखों करोड़ों में तादाद नहीं थी, लाख करोड़ों की दूर बात है, लाखों में भी नहीं थी, लेकिन तब्दीली आ गई। एक बात इसमें कॉमन थी जिसको लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पर भी फौज ने श्रीलंका में गोली नहीं चलाई, इंडोनेशिया में नहीं चलाई, बांग्लादेश में नहीं चलाई, और फिर यहाँ पर नहीं चलाई। अब इसको हम तज्जिया करते हैं। हमें तज्जिया करना चाहिए कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, इनकलाब कैसे आते हैं। बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन जब एक ज़हन में इनकलाब आता है जो आज 21st सेंचुरी में, मैं समझता हूँ कि वो डिफरेंट तरीके से तब्दीली आ सकती है, जिसे मैं इनकलाब तो नहीं कहूँगा, उसको रिफॉर्मेशन कह सकते हैं, उसको आप चेंज कह सकते हैं, उसको आप जो है कोई और नाम दे सकते हैं। लेकिन जो आम लोगों के जहन में कोई इनकलाब है कि आप बाहर निकलेंगे और तब्दीली आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इससे एग्री नहीं करता। वो उसमें डिटेल में फिर जाएंगे, लेकिन आपको मैं एक थ्योरी बता दूं कि एक सामने जो कुछ हो रहा होता है, समटाइम पूरी कौम पूरी दुनिया देख रही होती है, वो कहते हैं ये हुआ है, लेकिन चंद लोग होते हैं जिसको एनालिस्ट कहते हैं, जो एनालाइज करते हैं, तजिया करते हैं कि पीछे कौन कौन से किरदार हो सकते हैं जो ये वाकया रोनुमा हुआ है, और फिर इसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं। ये बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन इनकलाब ज़हन में रख लीजिएगा कि इनकलाब कभी भी एक बाज़ाब्ता विजन के बगैर, एक बाज़ाब्ता लीडरशिप के बगैर, एक बाज़ाब्ता मैनिफेस्टो के बगैर सिर्फ क्यास हो सकता है। वो अपहीवल शोरिश तो हो सकता है, वो तब्दीली इस तरह की नहीं आ सकती कि आप जो है ना रिफॉर्म होके एक अच्छी सोसाइटी बन जाएंगे। वाज़े तौर पे आप श्रीलंका को देख लीजिए, चंद साल पहले जो सिचुएशन थी, आज भी उसमें कोई कदर डिफिकल्ट तब्दीली नहीं आई है। इलेक्शन हो गए हैं, नई हुकूमत भी आ गई है, और लेकिन इस तरह की तब्दीली नहीं जिसे आप कहें कि जनाब वो इनकलाब आया और उसके समरात अब श्रीलंका को मिलने लगे हैं। इस तरह बांग्लादेश में एक साल से ज़्यादा हो गया है, शेख हसीना वाजिद को निकाल दिया गया है, लेकिन उसके बाद अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। वो अनाउंस कर दिया गया है कि फरवरी 2026 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इट्स गुड थिंग। अब उसके बाद देखेंगे कि अब क्या होना है। फिर इसी तरह से अभी नेपाल में जो हुआ इसमें भी, अब इसमें हम डिटेल में, क्योंकि आज नेपाल में थोड़ा सा मैं जाऊँगा, कि ये तो चंद हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे और कुछ भी नहीं हुआ, और ब्यूरोक्रेसी और जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उन्होंने फैसिलिटेट किया, तो मुहर्रकात तो फिर इसका मतलब कुछ और है। अब नेपाल का आप देख लीजिए कि 2008 से पहले नेपाल में तकरीबन 100 साल से आप यूँ समझ लें या 80 साल से बादशाह चल रही थी।
नेपाल कभी भी ये याद रखिएगा कि सब कॉन्टिनेंट हमेशा 100 साल 150 साल जो है ब्रिटिश एम्पायर के, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर 90 साल ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहा, लेकिन नेपाल में नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी, उन्होंने कोशिश की लेकिन जब नहीं हुआ तो उन्होंने एक पैक्ट कर लिया और फिर इस तरह चला। मुख्तसर ये कि उसके बाद बादशाहत कायम हो गई। अब उस बादशाहत के खिलाफ जब ये कम्युनिज्म का दौर आया और फिर उस तहरीक चली, तो वहाँ पर भी माओ तहरीक, माओइस्ट कहलाते थे वो। आज जो हुकूमती पार्टी मौजूद है, जो CPN है, वही है कम्युनिस्ट पार्टी। बहरहाल मुख्तसर ये कि उन्होंने इस बादशाहत ख़त्म करने के लिए तहरीक चलाई और फिर उस बादशाहत को ख़त्म करके डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की, और फिर माओइस्ट पार्टी ही इस वक्त हुकूमत में थी 2008 से। अब जब ये हुकूमत में थे तो ज़ाहिर है इनकी जो इंक्लिनेशन या इनकी एफिलिएशन ज़्यादा चाइना की तरफ थी, और चाइना जैसे जैसे इमर्जिंग ताकत बन रहा था, नेपाल जो ज़्यादा उसकी तरफ टिल्ट हो रहा था। जबकि आपको मालूम है इस वक्त दुनिया की जो इस्तेमारी ताकत है वो अमेरिका है। अमेरिका को ये बात कभी भी पसंद नहीं आ रही थी या आएगी कि जनाब चाइना इमर्जिंग जो पावर है वो दुनिया में हमारी जगह इन्फ्लुएंस लेना शुरू कर दे, ये जहन में रखिएगा। इसी तरह बांग्लादेश भी वो बहुत इंडिया के करीब हो गया था, जबकि मेरा अमेरिका ने खुफिया तरीके से, मैं जो आप वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, इंडिया के ख़िलाफ़ एक पॉलिसी बनाई कि इंडिया शायद हमारे बेनिफिट्स हमसे ज़्यादा ले रहा है और हमें वो बेनिफिट्स ज़्यादा नहीं दे पा रहा, इसलिए उसे टॉपल करना ज़रूरी था। इसी तरह इंडोनेशिया में तो बहुत तब्दीली नहीं आई, लेकिन वो एक हद तक, जिसमें स्पेशली जो हायरिंग के हवाले से जो एलीट थे, पॉलिटिकल एलीट्स, वो फ़ायदा उठा रहे थे। और रिसेंटली जब उन्होंने हायरिंग के हवाले से तकरीबन पाकिस्तानी 9 लाख रुपए इजाफा किया, जिसकी वजह से एहतजाज हुआ, उसमें गोली भी चली और एक ड्राइवर भी वहाँ उस वक्त हलाक हुआ, तो जिसकी वजह से वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ एक रिजेंटमेंट हुई और प्रोटेस्ट हुआ और फिर उन्होंने उस हुकूमत को टॉपल कर लिया। अब नेपाल की तरफ आ जाते हैं, तो अमेरिका ये ज़हन में रखिएगा और वक्त आने वाला बताएगा कि क्या ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अब आप पाकिस्तान को देख लें कि हमारे पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानियों को मैं समझता हूँ अंडर वैल्यू कर रहे हैं। पाकिस्तानी तकरीबन 3.5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, रेजिलियंस शो कर रहे हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या चाहे पाकिस्तान में बसने वाले 25 करोड़ अवाम है। वो आमरीत के ख़िलाफ़, उस फाशिज़म के ख़िलाफ़ अपनी रेजिलियंस कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो हमारी फ़ौज है वो तमाम चीज़ को कंट्रोल करके बैठ गई है, और उन्होंने इमरानी माहिदा किया हुआ है, फॉस्टियन बारगेन किया हुआ है। जो दुनिया की वर्ल्ड ताकत है, अमेरिका है, UK लेड जो है, वो पूरी वेस्ट जो है वो पाकिस्तान, उनको उन्होंने NOC दिया, तो यहाँ सब कुछ हो रहा है। जितनी तब्दीली, रिजीम चेंज हुई और उसके बाद हो रही है, सिर्फ ये इंडिजिनस नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो कि अमेरिका उसको लीड करता है, वो इसका शाखसाना वहाँ पर है। तो आप उस हवाले से देख लीजिए, तो वो जो भी होगा वो आपको तब्दीली लाने नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका आज इशारा करा दे कि जनाब इस जो फाशिस्ट या फिर आप कह लें कि फॉर्म 47 की एक नाजायज़ हुकूमत प्रोविंसेस में या फेडरेशन में, इसको टॉपल करना है, सिर्फ आंख का इशारा करना है, सियासी पार्टियों को कहना है कि जनाब आप लोग बाहर निकलें और इनकलाब ले आए, हम कुछ नहीं कहेंगे, तो यकीन जानिए ये 24 घंटे नहीं टिक सकेंगे। लेकिन क्योंकि अमेरिका की आशीर्वाद मौजूद है, तो इस वक्त यहाँ पर तब्दीली नहीं आ रही। अब मैं इस्तेमारियत की आना चाहता हूँ, मैं नेपाल और इन वाक़यात को देख के मैं इस्तेमारियत की तरफ जाना चाहता हूँ कि अगर इंसानी तारीख देख लें, जो इस वक्त हम समझ लें कि 5000 साल की इंसानी तारीख है, जिसमें कुरूने वस्ता का भी और दौर है, उसके अलावा उससे पहले का दौर है, और फिर अभी जदीद दौर है। तो आप ग्रीक से शुरू करें, जो हमारे पास हिस्ट्री है, तो ग्रीक ने भी जो है अपनी एक्सपेंशन की, और आपने देखा कि 326 कबले मसीह में जो सिकंदर आज़म या अलेक्जेंडर ग्रेट है, उसने आधी दुनिया को कहते फतह किया। क्या मोहब्बत से, जमहूर से किया? नहीं, ताकत से किया। फिर जब उनकी हुकूमत कमज़ोर हुई तो फिर रोमन्स जो है उनको अरूज हुआ। हर कहानी का एंड होता है, हर कमाले राज वाले, जिसको भी अरूज होता है उसका जवाल होता है। तो ग्रीक को जब जवाल हुआ तो उसके बाद रोमन्स आ गए, और ये 6वीं सदी तक
رومن نے رول کیا، پھر اسلام ایمرج ہوا، اور پھر وہ رومن کو، بیزنٹائن کو، سیسنیٹ کو شکست دے کے یہ تقریباً 700-800 سال حکومت کی، اور پھر جو 6 صدی سے لے کے آپ 16ویں صدی یا 15ویں صدی کے اینڈ تک جو ہے وہ یورپین کہتے ہیں ہمارا یہ ڈارک ایج تھا، وہاں پر ترقی رک گئی، تعلیم کم ہو گئی، ایجوکیشن نہیں تھی، حکومتیں مضبوط نہیں تھی۔ تو مختصر یہ کہ جب ڈارک ایج سے وہ ایجوکیشن کے ذریعے نکلے، اویئرنیس آئی، رینیسنس ہوا، تو پھر آپ دیکھ لیں ونس اگین وہ ایکسپینشنسٹ ہو گئے، کیونکہ شروع سے ہی یہ استعماریات ایکسپینشن پہ بلیو کرتے تھے۔ ڈچ نکلے، اسپین نکلے، اسپینش نکلے، فرینچ نکلے، گورے نکلے، انگریز نکلے، اور پھر مختلف جگہوں پہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق انہوں نے حکومتیں، کالونیز بنا لی۔ پھر اس کے بعد پھر استعماریت ہوئی کہ جناب جب 20 سینچری شروع ہوئی اور ورلڈ وار 1 اور 2 ہوئی، اور اس کے بعد امریکہ ایمرج ہونا شروع ہو گیا۔ جب امریکہ ایمرج ہوا تو پھر امریکہ نے کہا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ سے پہلے روزویلٹ تھا اور چرچل، اور پھر جو رشیا کے اسٹالن، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب اس کے بعد جتنی بھی کالونیز ہیں، برٹش ہے یا فرینچ ہے، وہ آزاد کر دیں گے، جس کی وجہ سے ڈزنز آف جو کالونیز ہیں وہ ود ان 1 ڈیکیڈ، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، وہ آزاد ہو گیا۔ تو مختصر آپ یہ دیکھیے کہ امپیریلزم جو تھیوری ہے وہ 5000 سال پہلے سے بھی چل رہی ہے، شیپس تبدیل ہوتی یہاں تک آ گئی۔ اب امریکہ کی آج میں آپ کو امپیریلزم یا ایکسپینشن تھیوری جو ہے، جو رجیم چینج کرتا ہے، وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 1893 سے جو اس نے تبدیلی، پہلے تو یہ 13 اسٹیٹس تھیں، تو 50 اسٹیٹس کی ہیں، وہ الگ ڈیٹیل ہے، اگر اس پر ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کیسے ایک جو 13 اسٹیٹس نے کنفیڈریشن بنائی جو کہ ویسٹ امریکہ کے ایک چھوٹی سے پٹی میں تھی، پھر کس طرح سے ساؤتھ کی طرف اور ایسٹ کی طرف بڑھتے 50 اسٹیٹس کی، تو اس میں پوری امپیریلسٹک آپ کو تھیوری نظر آئے گی۔ بہرحال امریکہ نے کیا کیا، 1893 کے پہلا دا تھا کہ وہ اپنے ملک سے باہر نکلا، اور ملک سے پہلے ظاہر کہتے اول خیش بعد درویش، تو پہلے اپنے قریب ترین جو ممالک تھے وہ اس کے ظلم کا شکار ہوئے۔ مائٹ از رائٹ کا جو پرنسپل میکیولین تھیوری نے دی، وہ آج کہتے ہیں کہ ازل سے ہے اور آج تک چل رہا ہے، اور شاید ازل تک، ابد تک یہی کچھ چلتا رہے گا۔ بہرحال یہ کہ 1893 میں امریکہ نے سب سے پہلے جو ہوائی پہ قبضہ کیا، وہاں پر تھی ملکہ، اس کا تختہ الٹا۔ پھر اس کے بعد ڈیٹیل جائیں گے تو 1890 میں پہلی جو توسیع پسندی کی، اس میں انہوں نے ہسپانوی ایک جنگ لڑی، اور جو ساؤتھ امریکہ کے ممالک تھے، اسپین کے جو انڈر ممالک تھے، فلپین اس وقت کی، پورٹو ریکو، گوام حاصل کیے، اور کیوبا پر اثر و رسوخ بڑھایا۔ پھر اس کے بعد 1899 سے 1902 میں فلپین کی آزادی کی تحریک کو کچلا۔ پھر لاطینی امریکہ میں کہتے بنانا ریپبلکس، وہ بنانا ریپبلکس کی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بنانا پیدا ہوتے تھے، اور پھر جو امریکن کمپنی ہے وہ کنٹرول کرتی تھی، اور امریکہ نے ان تمام کو اپنی کمپنی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پھر ریپبلک جو ڈومینیکن ریپبلک، پاناما اور دیگر ممالک تھے، اس پہ جو ہے اثر و رسوخ کر کے حکومتیں تبدیل کی، اور ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں ان کمپنیز کو جو امریکہ نے وہاں پر اسٹیبلش کی تھی۔ پھر ایک بنانا ریپبلک بڑی مشہور ہے، ہونڈورس، اس میں تو باضابطہ جنگ جو لڑی ہے وہ کمپنی نے اپنی فوج اور وہیں سے جو موجود مقامی لوگ تھے ان کو پیسہ دے کے لڑی، اور پھر اس وقت کے جو صدر تھے یا سربراہ تھے ان کو چھٹی کرائی، اور پھر جو اپنی پسند کے لے کر وہاں پر آئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جس طرح سے اس کمپنی نے چاہا اس کو نام ہی رکھ دیا گیا تھا بنانا مین، جو کہ امریکن کمپنی کا سربراہ تھا، اسے اپنی مرضی سے اس حکومت کو یا اس ملک کو چلایا۔ اس طرح اس کی پوری لمبی تاریخ ہے، چاہے مصدق کی حکومت جو 1953 میں ایران کی تھی، اس کو تبدیل کر کے آگے لے کے گئے، جو جنگ عظیم 1945 کے بعد
तमाम को आज़ाद करके उन्होंने कहा अब मैं इलाके का या मुल्क का दुनिया का चौधरी हूँ, तो आप लोग तमाम को आज़ाद दे दें। फिर 53 के बाद 1954 में ग्वाटेमाला में तब्दीली लाई, फिर 1961 में क्यूबा में तब्दीली लाई, फिर ब्राज़ील में 1964 में ब्राज़ील के सदर जो कोलाट थे उनको तब्दील किया। 1965 में जो डोमिनिकन रिपब्लिक है उसमें फ़ौजी आमरीत लेकर आए। वियतनाम की जंग जो आप सबको मालूम है कि साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम में आए, जिसमें अमेरिका पहली दफ़ा इंटर हुआ बज़ाब्ता, और उसमें उसको शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। फिर जो अफ़गानिस्तान की जंग थी, जो रशियन अफ़गान जंग थी, इसमें भी अमेरिका इन्वॉल्व हुआ। ये सिर्फ पाकिस्तान की फतह नहीं थी, बल्कि ये अमेरिका की जंग हम लड़ रहे थे और अमेरिका ने उसमें सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, और फिर उसके बाद सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हुए। और उसके बाद जो कोल्ड वार चल रही थी, यानी कि दुनिया में बाइपोलर वर्ल्ड थी, एक कम्युनिस्ट वर्ल्ड, एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, जिसको अमेरिका जो है वो चला रहा था या सरबराही कर रहा था। इस सोवियत यूनियन के टूटने की वजह से दुनिया यूनिपोलर में आ गई, और अमेरिका ने कहा कि अब सिर्फ हमारा ऑर्डर पूरी दुनिया में चलेगा, जो कि आज तक किसी न किसी तरह से अमेरिका चला रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि अब वक्त तब्दील हो रहा है। अब बहुत से एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या सोशल एनालिस्ट हैं जो कानून को समझते हैं और जो इकोनॉमी को समझते हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक नजर आते हैं कि नाउ द टाइम इज़ चेंजिंग। हर कमाले राज वाले कि अब अमेरिका को जवाल और चाइना इज़ अमर्जिंग पावर। और आप पूरी दुनिया में देखें कि चाइना ने पूरे एशिया में अपना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो बनाया है, वो इसका पूरी एशियन कंट्रीज़, सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और फिर नेपाल, श्रीलंका तमाम होते हुए फिर अफ्रीका के कंट्री और फिर साउथ अमेरिका में इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। और साउथ अमेरिका में भी उसके रिलेशंस बड़े मजबूत डेवलप हुए हैं। अब ये जो नेपाल की जो तब्दीली आई है, ये मैं समझता हूँ कि इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द वार which is going on between अमेरिका एंड चाइना। और क्योंकि जो शर्मा की हुकूमत थी वो चाइना के करीब थी, और वक्त आने वाला बताएगा, जो सुशीला अभी जो है वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है और मार्च 2026 में इलेक्शन होंगे, तो उसके वक्त बाद बताएगा कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी की जो टेंडेंसी या एप्टीट्यूड है वो लोग आएंगे या फिर प्रो अमेरिकन को लाया जाएगा। ये वक्त आने वाले बताएंगे। लेकिन आखिरी में मैं समअप ये करूँगा कि जनाब ये जो तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, ये चंद हज़ार के लोग हैं और फ़ौजी कुछ नहीं करते, तो इनके पीछे भी बागें या जो है बाग डोर हिलाने वाले मौजूद हैं। इसको आप ये ना समझें कि चंद हज़ार लोग निकले और खामोशी थी, हुकूमत भी खामोश, सिक्योरिटी एजेंसी भी खामोश, फ़ौज भी खामोश, और इस तरह हो जाता है। इनके पीछे यकीनी तौर पे टैसिट या इम्प्लाइड कंसेंट और सपोर्ट मौजूद होती है। अमेरिका हर जगह डायरेक्ट हमला नहीं करता, अमेरिका ने डायरेक्ट भी हमले किए, वो आपको मालूम है कि 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में आया, उससे पहले इराक़ में जो कुछ किया, उससे 2011-12 में लीबिया के साथ किया, सीरिया में किया। तो अमेरिका तो पूरी दुनिया में दंदनाता फिर रहा और तब्दीली कर रहा है। तो अमेरिका डायरेक्ट भी अटैक करता है, और जब डायरेक्ट नहीं करना होता तो अपने CIA के ज़रिए, MI6 के ज़रिए, और ये सारे मिल के वहाँ पर जो इलाके में तब्दील लानी होती हैं, फ़ौज को इन्वॉल्व करते हैं, इन्फ्लुएंशियल को इस्तेमाल करते हैं, ब्रोकरेट्स को इस्तेमाल करते हैं और सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं, और सड़कों में लोगों लाकर तब्दील कर दिया जाता है। ये बड़ी भयानक सी स्टोरी है, तो इसको आसान ना समझे। बहरहाल आप मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों में मैं समझता हूँ वो जज्बा मौजूद है और वो अवेयरनेस आ चुकी है कि पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान के मसाइल का जड़ जो है वो एक ही है। और जब तक आप उसको उसकी असल ड्यूटी पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर चीज़ों पे काबिज हो गया है, तो पाकिस्तान इसी तरह चलेगा या पाकिस्तान को चलाया जाएगा। चल तो नहीं रहा, पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। तो इट इज़ अ वार बिटवीन दी हैव और हैव नॉट। और हैव सिर्फ यहाँ नहीं है, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी है और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें सिविल और मिलिट्री अलाइंस और जजेस और सियासी माफिया, ये सारों का अपना अपना रोल है और अवाम ने अपना रोल प्ले करना है। अपनी रेजिलियंस मुख्तलिफ तरीके से करें, इस फाशिस्ट हुकूमत को एक्सेप्ट मत करें। अगर इनके नुमाइंदे आप लोगों में आते हैं, आप
प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाएं और उनको जालिम कहें, गो कहें, गाली मत दें, मारे मत। आप कानूनी तौर पे आपका राइट है, क्योंकि आज़ादी राय वो आपका बुनियादी हक है, वो आप अपने प्ले कार्ड के जरिए खड़े हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो सैलाब है, इनमें भी इनका ही किरदार है। अगर ये लोग 40-50 सालों में रिफॉर्मेशन लेकर आते, ज़र इनकलाब लाते और फिर डैम्स, बैराज, नहरें और इस तरह के चैनल्स खोलते, तो ये चीज़ें देखने को ना आती। तो अब ये फोटो सेशन के लिए आते हैं, खुदारा चंद टकों के लिए, खुदारा चंद रोटियों के लिए इनके आगे अपना सर मत झुकाएं। बल्कि आप अगर हज़ारों में एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो साहिबा जो टिक टॉकर है वो आती है, तो अपने प्ले कार्ड निकाल लेकर खड़े हो जाए, कोई कागज़ लेकर खड़े हो जाए, कोई कपड़े में लिख के गो का नारा लगाएं, फाशिस्ट का निज़ाम का नारा लगाएं और ख़त इस तरह अपनी नफ़रत का, अपने गुस्से का इजहार आपका हक है और इसको आप करते रहें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।